हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हर्बर्ट साइमन का तार्किक निर्णय निर्माण का सिद्धांत पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल में इस सिद्धांत को हम कवर करेंगे। देखिए, लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट का जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी से संबंधित, इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था हर्बर्ट साइमन से संबंधित, और बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। एक्चुअली दोस्तों, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका पूरा आंसर कह लो या पूरा जो टॉपिक है वो आपको समझाऊंगा। हर्बर्ट साइमन ने जो भी तार्किक निर्णय के निर्माण के सिद्धांत में जो भी बातें कही हैं, आज हम उन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपके लिए इजी होगा कि जो निर्णय निर्माण है इसको समझ लो, तो ये काफ़ी इजी होगा आपके लिए। तो सबसे पहले निर्णय निर्माण को समझ लेते हैं कि आखिर निर्णय निर्माण का मतलब क्या है। इसके बाद ही हमें हर्बर्ट साइमन का तार्किक निर्णय निर्माण का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निर्णय निर्माण के अर्थ और कुछ परिभाषाओं की, कि आखिर निर्णय निर्माण होता क्या है। देखो, हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह यही है कि निर्णय निर्माण को समझाइए। तो निर्णय निर्माण का क्या अर्थ है, डिसीजन मेकिंग की मीनिंग क्या होती है, क्या परिभाषाएं हैं, इसको समझते हैं। निर्णय निर्माण का शाब्दिक अर्थ अंतिम परिणाम तक पहुंचने से लगाया जाता है, जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसका आशय निष्कर्ष पर पहुंचने से है। कम टू अ कंक्लूजन। निर्णयन वैकल्पिक कार्य मार्गों में से सचेतन रूप से चुनाव करने की प्रक्रिया है। एक शब्दकोश के अगर हम बात करें तो उसके अनुसार निर्णय लेने से आशय अपने मस्तिष्क में सम्मति अथवा कार्यवाही के तरीके निर्धारण से है। अब देखो दोस्तों, आखिर निर्णय निर्माण का, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम शब्द के रूप में देखें तो इसका मतलब है अंतिम परिणाम तक पहुंचना। मतलब क्या रिजल्ट आ सकता है, वहां तक पहुंचने के प्रोसेस को ही हम निर्णय निर्माण कहते हैं। अगर हम व्यवहारिक स्तर में देखें, प्रैक्टिकली ज़मीनी स्तर पर देखें, तो निर्णय निर्माण का यानी कि डिसीजन मेकिंग का साफ जो मतलब है वो यही है कि हम अगर एक निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं निर्णय निर्माण करना। देखो, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। हमारे पास 5-6 विकल्प हैं, 6-7 ऑप्शन है। अब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें क्या करना है, मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करना है। जब हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक डिसीजन ले लिया है, एक एक निर्णय ले लिया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था निष्कर्ष तक पहुंचने का, परिणाम तक पहुंचने का, यही था डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, निर्णय निर्माण में हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और जो विकल्प होते हैं हमारे सामने उनको एक अच्छे विकल्प को चूज करने का प्रयास करते हैं। अब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कुछ परिभाषाओं को अगर हम देख लेंगे तो और भी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। डॉक्टर जे.सी. ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णय निर्माण कहलाता है। देखो दोस्तों, निर्णय निर्माण को ना शॉर्ट में निर्णयन भी कहते हैं, निर्णयन, बट कोई नहीं, इसको छोड़ो। अब हम इनकी परिभाषा को देखें तो डॉक्टर जे.सी. ग्लोवर ने कहा है, जो विकल्प होते हैं उपलब्ध, जो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना ही निर्णय निर्माण कहलाता है। रे ए किलिंग्स के अनुसार निर्णय निर्माण विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ये भी कह रहे हैं कि जो निर्णय निर्माण है वो उसमें क्या होता है कि एक अलग अलग जो विकल्प उपलब्ध होते हैं उनमें से किसी एक विकल्प को आसानी से चूज किया जाता है। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक हमने परिभाषाओं को देख लिया और निर्णय निर्माण के अर्थ को समझ लिया, बट फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई होगी, इसलिए अब हम बात करते हैं निर्णय निर्माण के कुछ लक्षणों की। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निर्णय निर्माण के निम्नलिखित लक्षण कहे जा सकते हैं, यानी कि विशेषताएं कही जा सकती हैं। तो डिसीजन मेकिंग की कुछ विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, जो इस प्रकार हैं। यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। मतलब निर्णय निर्माण क्या है, तो निर्णय निर्माण की एक विशेषता है कि निर्णय निर्माण में
जो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं किसी के भी सामने, उसमें से एक विकल्प का चुनाव किया जाता है, उसको चूज किया जाता है। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अब निर्णय निर्माण में जो विकल्प उपलब्ध होते हैं उन्हें चूज करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। किसी भी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप इनके चुनाव में नहीं होता है। यह मूल रूप से एक मानवीय प्रक्रिया है। मतलब भाई मानव के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है, तो ये एक मानवीय प्रक्रिया है। डिसीजन मेकिंग एक मानवीय प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक कार्य है, दिमाग लगता है इसमें, तो इसलिए ये निर्णय निर्माण एक बौद्धिक कार्य है। इसमें उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी विकल्प का अंतिम रूप से चयन किए जाने से पूर्व करने जरूरी होते हैं। मतलब कई बार डिसीजन लेने के लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि उद्देश्य वगैरह निर्धारित करना, समझना किसी भी चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें की जाती हैं। निर्णय नकारात्मक भी हो सकता है या निर्णय ना लेने की इच्छा भी एक निर्णय हो सकता है। देखो कई बार डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन हो सकता है कि मेरा निर्णय है कि मैं कोई निर्णय ही नहीं लूँगा, तो ये भी डिसीजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ जो परिभाषाएं देखी थी उनके आधार पर हमने यहाँ पर निर्णय निर्माण के कुछ लक्षणों को, कुछ विशेषताओं को देखा। जितनी भी सारी विशेषताएं ये हमें बताती हैं निर्णय निर्माण के बारे में, जैसे कि निर्णय निर्माण एक मानवीय प्रक्रिया है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। निर्णय निर्माण में कई सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चूज करने का प्रोसेस शामिल है। इसमें सबसे अच्छे विकल्प को चूज किया जाता है, और जो भी चीज़ें की जाती हैं किसी विकल्प को चूज करने के लिए, वो सारी चीज़ें निर्णय निर्माण में शामिल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें निर्णय निर्माण के बारे में कई सारी जानकारी देती हैं। देखो दोस्तों, एक शब्द में इन्हें परिभाषित करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो निर्णय निर्माण की ये सारी विशेषताएं हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं, बट फिर भी आसान था, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखो वैसे हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रशासन हो या मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या मैनेजमेंट हो, हर जगह पर आप देखोगे प्रबंधन वगैरह में डिसीज़न एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। डिसीज़न की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हर जगह पर जो प्रबंधक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, उनके द्वारा डिसीज़न, उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय निर्माण एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक सही डिसीज़न लिया जा सकता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एक प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया क्या होती है। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा, इससे एक प्रक्रिया को देख लेते हैं कि जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली देख रहे हैं, यहाँ पर हम किसी विचारक के संदर्भ में अभी नहीं देख रहे हैं। देखो दोस्तों, किसी भी निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर जो बताई जा रही हैं वो कॉमन होती हैं, जैसे कि उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब निर्णय लेना है आपको, आपको किसी चीज़ पर डिसीजन लेना है, तो पहले आप उद्देश्य देखेंगे ना कि आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। तो उद्देश्य का निर्धारण हो गया एक प्रक्रिया, एक पहला चरण। इसके अलावा जो भी समस्या है जिसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, उसकी व्याख्या की जाती है। मतलब अच्छे से डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये भी एक चरण है। इसके अलावा समस्या का विश्लेषण, समस्या को और अच्छे से मतलब विश्लेषण किया जाता है उसका, ये भी जो सेकंड चरण है, जो थर्ड चरण है, ये एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो समस्या को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे विश्लेषित किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इसके साथ ही एक चरण आता है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। अब कई सारे विकल्प लाए जाते हैं सामने, जैसे कि उद्देश्य हमारा ये था, अब उद्देश्य को पूरा करने में समस्याएं आ रही हैं, हमने समस्याओं को समझ लिया। अब समस्याओं को देखने के बाद हम उसके समाधान निकालते हैं कि आखिर उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। तो अब एक समाधान थोड़े ना निकालेंगे, हम कई सारे विकल्प निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हम विकल्पों की छटनी करते हैं, एक चरण आता है विकल्पों की छटनी, मतलब जो विकल्प होते हैं उनको हम छांटना शुरू करते हैं कि कौन सा विकल्प कितना ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प, जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, उसको चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, निर्णयों का क्रियान्वयन, जो
देखो, जब हमने सबसे अच्छा विकल्प चूज कर लिया, मतलब यहाँ तक हमने एक तरह से एक डिसीजन ले लिया कि हमें ये वाला ऑप्शन हमने चूज किया है। फिर हम क्या करते हैं, पूरे अगर हम प्रक्रिया को देखें तो निर्णय लेने के बाद हम निर्णयों को लागू करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं। और जब वो लागू हो जाता है तो प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण, मतलब हम लोगों से या जहाँ पर भी वो चीज़ लागू हुई है, निर्णय वगैरह, वहाँ से फीडबैक लेते हैं कि हमारे निर्णय कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं लोगों को, या जहाँ पर वो लागू किया गया है वहाँ पर सही है या नहीं है, वहाँ के लोगों को पसंद आ रही है या नहीं, कर्मचारी वगैरह पर अगर लागू की गई है कोई नीति तो क्या वो लोग खुश हैं या नहीं, क्या फीडबैक हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कहा जा सकता है, यहाँ पर फिर लास्ट में मूल्यांकन होता है कि नीति को लागू करने से क्या क्या हो रहा है, कहाँ तक हमारी नीति सही रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग नीतियों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये नॉर्मल सी प्रक्रिया थी निर्णय निर्माण की, जो कि आपको बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये जो प्रोसेस था निर्णय निर्माण का, ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बट अगर आपने पॉइंट पॉइंट इसे पढ़ लिया तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उद्देश्य तय करते हैं, समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं के बाद फिर हम कई सारे विकल्प वगैरह ढूंढते हैं, विकल्पों में हम सबसे अच्छा विकल्प चूज कर लेते हैं और फिर उसको लागू कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ तक हमारी जो नीति है, निर्णय है, वो सही है या नहीं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण के अर्थ को और उसकी प्रक्रिया को काफ़ी बेटर तरीके से समझ लिया है। अब हमें आगे का जितनी भी हमारा जो बात है यहाँ पर, वो आपको आगे की जितनी भी बातें हैं वो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन तथा तार्किक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। अब हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग, जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है, उसके बारे में जो भी बातें कही हैं, अब हम उसको डायरेक्टली पढ़ते हैं। तार्किक का मतलब यहाँ पर रैशनल है, ठीक है, तर्क संगत भी आप कह सकते हैं। हर्बर्ट साइमन तथा तार्किक निर्णय निर्माण प्रक्रिया, जो डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हम इसे हर्बर्ट साइमन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। हर्बर्ट साइमन का जन्म सन 1916 में विस्कॉन्सिन यानी कि अमेरिका में हुआ था। 1978 में उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में है। वस्तुतः निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के विश्लेषण पर उनके विशिष्ट योगदान के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रबंध को निर्णय निर्माण के समकक्ष माना है। उनके लिए प्रबंध की समस्त कार्यवाही निर्णय निर्माण है। देखिए दोस्तों, हर्बर्ट साइमन कोई अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट नहीं थे, बट फिर भी उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इकोनॉमी के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हर्बर्ट साइमन भले ही वो अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था। और जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो अर्थशास्त्र का एक विषय है, एक चैप्टर के रूप में आप समझ सकते हो कि अर्थशास्त्र में प्रबंध की एक इम्पॉर्टेंस होती है। और हर्बर्ट साइमन ने प्रबंध के क्षेत्र में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर बल देते हुए जो योगदान दिया था प्रबंध के क्षेत्र में, उसी को देखते हुए उन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्या किया हर्बर्ट साइमन ने ना कहा कि देखो, जो मैनेजमेंट है ना, उसमें निर्णय निर्माण बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट में कोई अंतर नहीं है। हर्बर्ट साइमन ने ये कहा। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर्बर्ट साइमन की रचना, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। उसने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण किया। यही वह केंद्रीय संबद्धता है जो संगठन और उसके कार्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने एक बुक लिखी थी, यहाँ पे वर्ड्स थोड़े हार्ड हैं, बट कोई नहीं, आप बस समझिए। हर्बर्ट साइमन ने एक बुक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसके अंतर्गत उन्होंने मानव व्यवहार से संबंधित कई सारी चीज़ें लिखी थी,
निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके बारे में कई सारी बातें लिखी थी। और ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जब भी निर्णय निर्माण डिसीज़न मेकिंग की बात आती है तो इस बुक को पढ़ने की कोशिश की जाती है, इसे ज़रूर पढ़ा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है इनकी किताब को। इन्हीं अपनी कृतियों के माध्यम से ही हर्बर्ट साइमन ने ये दिखाया सभी को कि निर्णय निर्माण के बिना जो प्रबंध है वो अधूरा है। प्रबंध या मैनेजमेंट की कल्पना आप बिना डिसीजन मेकिंग के नहीं कर सकते। ऐसा ध्यान दिलाया हर्बर्ट साइमन ने, सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। साइमन के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं, परंतु व्यक्ति को छँटनी की प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक ही विकल्प चुनना होता है। अब हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है? हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि देखो, निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है, कोई भी डिसीजन तब लिया जाता है जब एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन किसी भी चीज़ के होते हैं, ठीक है? और फिर एक प्रक्रिया के तहत किसी एक या एक पूरी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के तहत एक ऑप्शन को चूज़ किया जाता है, एक विकल्प को चूज़ किया जाता है। हर्बर्ट साइमन का मत है कि निर्णय का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना है। जब कोई समस्या सामने होती है तो उसके विभिन्न विकल्प होते हैं। निर्णयकर्ता को अधिकतम लाभ या वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें से चयन करना पड़ता है। अब हर्बर्ट साइमन ने आपसे थोड़ी मीनिंग बताई है। उन्होंने कहा है कि जो निर्णय निर्माण का जो अर्थ है वो यही है कि निर्णय निर्माण में या निर्णय में कई सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं और आपको एक चीज़ चुननी पड़ती है, ठीक है? कोई समस्या है जिसको सॉल्व करने के लिए कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें से एक सॉल्यूशन चुनना पड़ता है। और जो निर्णय करता है, जो डिसीजन ले रहा है, वो उस सॉल्यूशन को या उस ऑप्शन को चूज करता है जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा हो, उसको काफ़ी लाभ पहुंचाए। मानव की बुद्धिमत्ता इसमें है कि वह ऐसे विकल्प का चुनाव करे जिससे अधिकतम सकारात्मक तथा न्यूनतम नकारात्मक परिणाम निकले। यही बात कही उन्होंने कि ऐसा चूज़ करना चाहिए मानव को। मानव की बुद्धिमत्ता ये है, मानव का दिमाग ये है कि वो ऐसा ऑप्शन चूज़ करे जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम, अच्छे रिजल्ट दे और कम से कम उसे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। ऐसा उसे डिसीज़न लेना चाहिए। इस दृष्टि से साइमन ने निर्णय की प्रक्रिया को निम्नांकित 3 चरणों में बांटा है। देखो दोस्तों, अब साइमन ने इतना सब कुछ कहा ना निर्णय के बारे में कि एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो, ऐसा विकल्प चूज़ करना चाहिए जिससे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, कम से कम नुकसान हो, या जो संस्था है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी दृष्टि से उन्होंने जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको 3 चरणों में बांट दिया है, ठीक है? हमने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को एक बार थोड़ा पहले पढ़ा था ना कि उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं, समस्या की व्याख्या की जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती है, फिर विकल्प को ढूंढा जाता है। तो हमने ये पहले हल्का हल्का फर्स्ट पार्ट में हमने एक बार देख लिया है, बट यहाँ पर हम स्पेशली हर्बर्ट साइमन को देख रहे हैं। तो हर्बर्ट साइमन ने 3 चरणों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को बांटा है। इसे देख लेते हैं अब। पहला जो चरण है वो है अन्वेक्षण क्रिया, इंटेलिजेंस एक्टिविटी। निर्णय निर्माण के इस प्रारंभिक चरण में यह पता किया जाता है कि कब और कहाँ निर्णय की आवश्यकता होती है। साथ ही इसमें निर्णय की उपयुक्त दशाओं के लिए बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की खोज की जाती है। इसमें संगठन की आंतरिक नीतियों, प्रबंधकीय व्यवहार एवं चिंतन, संगठनात्मक लक्ष्यों, मूल्यों व दर्शन के साथ साथ बाह्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मूल्यों, सामाजिक प्रारूपों, अभिवृत्तियों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब इसे समझो, सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। अन्वेक्षण क्रिया, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, ये ऐसा चरण है जिसमें पता लगाया जाता है कि कहाँ पर निर्णय की आवश्यकता है। जैसे हमने कोई नीतियाँ बनाई या कुछ काम कर रहे हैं हम, तो इसमें बस ये पता लगाया जाता है कि हमें कौन कौन से निर्णय लेने हैं, मतलब किस किस जगह पर हमें निर्णय लेने हैं और कब लेना है हमें कोई डिसीजन, ठीक है? बट इसी में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा गहराई से
निर्णय लिया जाता है। गहराई से निर्णय लेने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए यहाँ पर जो नीतियाँ वगैरह होती हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखा जाता है, अच्छे से उसका अध्ययन किया जाता है। वातावरण, माहौल देखा जाता है कि हम मान लो पब्लिक में कोई नीति लागू कर रहे हैं, तो पब्लिक में सामाजिक माहौल कैसा है और जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, क्या वो लागू करा पाएगा नीतियों को या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, सामाजिक वगैरह चीज़ें देखी जाती हैं, आर्थिक, पॉलिटिक्स कैसी है इस समय की, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं, उसके बाद ही कोई नीति बनाई जाती है। ठीक है, अन्वेक्षण क्रिया, पूरा पता लगाया जाता है कि हमें कहाँ क्या डिसीज़न लेना है, किस तरह से लेना है और क्या क्या नीतियाँ बनी हुई हैं, क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक माहौल कैसा है और हमारा सिस्टम कैसे, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा चरण आता है, दूसरा जो स्टेप आता है निर्णय निर्माण का, वो है डिजाइन क्रिया, डिजाइन एक्टिविटी। इस चरण में विभिन्न संभावित क्रियाविधियों का विकास एवं विश्लेषण किया जाता है। कार्य के अलग अलग विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है। देखो दूसरा सिंपल है, कम शब्दों में कहा जाए तो डिजाइन क्रिया के अंतर्गत अलग अलग जो विकल्प होते हैं उनकी खोज की जाती है। जैसे कि मान लो अब एक समस्या आ गई कि कोरोना वायरस से कैसे लोगों को बचाया जाए, तो अब इसके लिए कई सारे विकल्प बनाए जाएंगे कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, नहीं 4 गज की दूरी होनी चाहिए, या फिर लोगों को घर पे ही काम, वर्क फ्रॉम होम वाला मतलब सुझाव दिया जाए, या दूसरी चीज़ें कही जाए। अलग अलग कई तरह के मतलब सुझाव आएंगे सामने, विकल्प आएंगे सामने। ठीक है, उसमें अब यहाँ पर क्या किया जाता है, कई सारे विकल्पों की खोज की जाती है। ठीक है, जैसे अभी यही वाला जो एग्जांपल था कोरोना वायरस का, इसी में अब और चीज़ें ऐड कर लो, जैसे कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या लोगों को मास्क लगाकर आने जाने दिया जाना चाहिए, साथ में लोगों के लिए कुछ नियम बनाकर हम लॉकडाउन को अभी नहीं लगाएं। मतलब हम कुछ रूल्स बना देते हैं जिससे कि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और लोग अपना काम धाम भी कर सकें। तो कई सारे विकल्प मतलब खोज की जाती है कई सारे विकल्पों की। अब आता है तीसरा चरण, चयन प्रक्रिया, चॉइस एक्टिविटी। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के तीसरे अंतिम चरण में समस्त उपलब्ध क्रियाविधियों में से श्रेष्ठ क्रियाविधि का चयन किया जाता है। यह चयन विभिन्न विकल्पों को पारस्परिक तुलना एवं विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। सिंपल है, अब हमने क्या किया था, दूसरे चरण में कई सारे विकल्पों को खोजा था, सिर्फ खोजा था हमने। हमारे पास मान लो हमने 4 विकल्प, हमने 4 सॉल्यूशन या 4 ऑप्शन हमने खोज लिए, और थर्ड वाला जो चरण है उसमें हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास ऑप्शन है उसमें से हम सबसे अच्छा ऑप्शन चूज कर लेते हैं। जैसे कि एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए ये हो सकता है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, कि लॉकडाउन ना लगाया जाए और मास्क लगा दिए जाएं, लोग मास्क का यूज़ करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, 2 गज या जितनी भी गज की दूरी थी। ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन करें, कुछ जो नियम है अपने आप को सैनिटाइज रखें, तो ये नियम लोग फॉलो करें और इससे लॉकडाउन ना लगाया जाए, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। हालांकि वो परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाता है, कोई भी ऑप्शन या सॉल्यूशन परिस्थितियों के हिसाब से चूज़ किया जाता है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हर्बर्ट साइमन ने जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया बताई थी वो 3 चरण में बताई थी। एक था अन्वेक्षण क्रिया, जैसे सिंपल में आप कहोगे कि इसमें पता लगाया जाता है कि हमें कहाँ पर और किस चीज़ में हमें डिसीजन लेना है, ये चीज़ खोजी जाती है। और जो दूसरा चरण था डिजाइन क्रिया, इसमें विकल्प खोजे जाते हैं। और जो तीसरा चरण था जिसमें चयन क्रिया आता है, उसमें हम चूज करते हैं जो सबसे अच्छा विकल्प या ऑप्शन या सॉल्यूशन होता है। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण तार्किक विवेकशीलता चयन पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तार्किकता की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह मूल्यों की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा संबंध है जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। देखो दोस्तों, अब साइमन कहते हैं ना कि जो निर्णय निर्माण होना चाहिए वो तार्किकता पर आधारित होना चाहिए। यही तो हमारा मेन टॉपिक था कि तार्किकता पर आधारित इनका निर्णय निर्माण। तो इन्होंने कहा जो निर्णय निर्माण यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ना तार्किकता पर होनी चाहिए। तार्किकता मतलब होता है विवेकशीलता। अब इसको भी और समझो। तार्किकता को नॉर्मली कहा जाता है रैशनल।
इसे थोड़ा सा आप समझो। एक जो बच्चा होता है वो रैशनल बातें नहीं कर पाएगा, वो तर्क वितर्क वाली चीज़ें नहीं कर पाएगा। मतलब तार्किकता का मतलब दिमाग से है, बुद्धि से है। एक जब आप बिल्कुल एक लॉजिकल बातें करते हो, जब आप एक सही बात करते हो जिसमें तर्क होता है, वितर्क होता है, जिसमें आप कुछ प्रमाण देते हो, सोच समझ कर जब कोई आप कार्य करते हो, तो उसे हम तार्किकता कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो निर्णय निर्माण किया जाता है वो तार्किकता पर आधारित होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल का मतलब समझ में आ गया। जो डिसीजन मेकिंग है वो बुद्धि से की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हल्के हल्के में डिसीजन ले लिया। सोच समझ कर लिया जाना चाहिए डिसीजन। ठीक है, तार्किकता के आधार पर। कौन कह रहा है? साइमन कह रहे हैं। कोई भी निर्णय तभी औचित्यपूर्ण या तार्किक यानी कि रैशनल माना जाता है जब इसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधनों का चयन किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी डिसीजन या निर्णय तभी तार्किक आधार पर माना जाएगा, तभी रैशनल माना जाएगा, औचित्यपूर्ण माना जाएगा, जब आप एक उपयुक्त उस निर्णय को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त साधन को चूज करोगे। मतलब कि देख लो, सरकार ने एक डिसीजन लिया कि हमें जो मतलब जो बालिका शिक्षा है, जो स्त्री शिक्षा है, महिला शिक्षा है, इसको बढ़ाना है, लोगों को जागरूक बनाना है कि वो अपनी बेटियों को, बालिकाओं को पढ़ाएं। ठीक है, अब सरकार ने ये डिसीजन ले लिया। अब सरकार ने उपयुक्त साधन नहीं अपनाए। अब सरकार ने डिसीजन ले लिया, सरकार ने कहा भी कि हम जागरूकता फैलाएंगे। अब जो साधन है, किस माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया जाए, वो सही नहीं है। जैसे कि अगर हम सही सही साधन देखें तो टीवी, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, जो बस वगैरह होती है, ऑटो वगैरह होते हैं, उसके पीछे पोस्टर्स लगाए जाते हैं। आज के हम देखते हैं ना, और कई तरह से प्रचार किया जाता है या जा सकता है। कई सारे तरह के मतलब लाउड स्पीकर के माध्यम से भी स्त्री शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है, बालिका शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो ये उपयुक्त साधन हैं जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल सही हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति निर्णय लेता है कि हम स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा को के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और अगर वो एक उपयुक्त साधन अपनाता है प्रचार करने का, जागरूक बनाने का, लोगों को एक सही साधन अपनाता है, तभी हम उसको तार्किक डिसीजन कहेंगे। तभी हम कहेंगे कि ये जो निर्णय है ना वो तार्किक है, तार्किक निर्णय है, ये रैशनल डिसीजन है। और जब कोई भी व्यक्ति निर्णय ले ले और उसको पूरा करने के लिए सही साधन ना अपनाए, तो उसको हम तार्किक नहीं कह सकते। साइमन लिखते हैं कि किसी भी प्रशासनिक निर्णय का सही होना एक सापेक्षिक बात है। यह तभी सही होता है जब यह अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधनों का चुनाव करता है। यही बात मैंने अभी आपको समझाई। साइमन पूर्ण तार्किकता की अवधारणा को नकारते हैं क्योंकि यह अतार्किक मान्यताओं पर आधारित है। पूर्ण तार्किकता यानी कि टोटल रैशनैलिटी इस विश्वास पर आधारित है कि निर्णयकर्ता सर्वदर्शी है और उसे सभी प्राप्त विकल्पों तथा उनके परिणामों का ज्ञान है। दूसरे, यह भी मान्यता है कि निर्णयकर्ता के पास असीमित कंप्यूटरीय योग्यता है। अंत में उसका विश्वास है कि निर्णयकर्ता में सभी संभावित परिणामों को एक व्यवस्था में रखने की क्षमता है। साइमन का कहना है कि ये सभी मान्यताएं मौलिक रूप से गलत हैं। कौशलों, आदतों, मूल्यों तथा लक्ष्यों की अवधारणा तथा अपने कार्य के संगत ज्ञान की सीमा के रूप में निर्णयकर्ता की अनेक सीमाएं हैं। दोस्तों, हर्बर्ट साइमन पूर्ण तार्किकता की अवधारणा को नकारते हैं। देखो, पूर्ण तार्किकता का मतलब है कि ऐसा कोई डिसीजन लिया जाए जो कि पूरी तरह सही हो। ठीक है, पूर्ण तार्किकता का मतलब है कि पूरी तरह औचित्यपूर्ण हो, कि पूरी तरह दिमाग से लगाया गया हो, बिल्कुल सही डिसीजन हो। तो हर्बर्ट साइमन इस चीज़ को नकारते हैं। वो कहते हैं कि पूर्ण तार्किकता का जो विचार है ना, वो सही नहीं है, वो अतार्किक है, बल्कि वो सही विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण तार्किकता का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति है जो सबसे अच्छा डिसीजन ले रहा है, उस व्यक्ति को पता है कि जितने भी मेरे पास विकल्प हैं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर मैं ये वाला लूँगा विकल्प तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक व्यक्ति को पता हो कि सभी विकल्प का पूरी तरह क्या रिजल्ट निकलेगा। मतलब कोई कंप्यूटरीय ज्ञान तो इतना ज़्यादा तो हो नहीं सकता व्यक्ति के पास कि उसे हर चीज़ पता हो, हर विकल्प में सही गलत पूरी तरह पता हो, ये तो नहीं हो सकता ना। तो हर्बर्ट साइमन यही कहते हैं कि व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए पूर्ण तार्किकता पर आधारित निर्णय नहीं हो सकता।
इसलिए साइमन का कहना है कि संगठन को पूर्ण तार्किकता टोटल रैशनैलिटी की अवधारणा के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसे सीमित तार्किकता के आधार पर कार्य करना चाहिए। साइमन के अनुसार व्यक्ति केवल मर्यादित विवेकशीलता के आधार पर ही कार्य करता है। हर्बर्ट साइमन यही कह रहे हैं कि थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। आप, हाँ, इंसान में बुद्धि होती है, बहुत दिमाग होता है, इंसान सब चीज़ों को अच्छे से कोशिश करता है कि वो सही डिसीजन ले, बट फिर भी थोड़ी सी बाउंडेशन, सीमाएं, लिमिटेशन होती हैं और उसी के अनुसार व्यक्ति को अपना एक सही डिसीजन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही हर्बर्ट साइमन कह रहे हैं, ठीक है। टोटल रैशनैलिटी नहीं हो सकती। साइमन प्रशासनिक व्यवहार में पूर्ण विवेकशीलता के विचार को नकारता है। उसके अनुसार मानवीय व्यवहार ना तो पूर्ण विवेकशील यानी कि पूरी तरह तार्किक होता है और ना ही पूर्ण गैर विवेकशील या अतार्किक होता है, वरन यह मर्यादित विवेकशील होता है। वही कहा इन्होंने फिर से, जो हर्बर्ट साइमन है वो यही कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाता है व्यक्ति के अनुसार, आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये डिसीजन पूरी तरह तार्किकता पर आधारित है, मतलब पूरी तरह सही है, उसने व्यक्ति ने पूरी तरह दिमाग लगाकर इसको अच्छे से निर्णय लिया है, व्यक्ति ने सारी चीज़ें देख ली हैं कि क्या परिणाम निकलेंगे, क्या रिजल्ट आएगा डिसीजन लेने से, क्या नकारात्मक क्या अच्छे परिणाम निकलेंगे, सब कुछ देख लिया उसके बाद डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि व्यक्ति ने बिना कुछ, मतलब व्यक्ति ने जो डिसीजन लिया है वो पूरी तरह गलत है, वो अतार्किक है। वो बीच का होता है, ना तो पूरी तरह अच्छा ना पूरी तरह गलत। साइमन की यह भी मान्यता है कि सभी विकल्पों और उनके परिणाम को जानने में लोगों की योग्यता सीमित है और यह सीमा बंधन पूर्णतः तर्कसंगत निर्णय को असंभव कर देता है, क्योंकि लोगों को भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं हो सकती। इससे वे अपने सीमित ज्ञान के सहारे कम परिपूर्ण निर्णय कर लेते हैं। सीमित जानकारी के कारण लोग ऐसे विकल्प को चुन लेते हैं जो बिल्कुल परिपूर्ण ना होकर साधारणतः ठीक होते हैं। केवल निर्णयों को साइमन ने संतोष ऐसे निर्णयों को साइमन ने संतोषजनक निर्णय कहा है। साइमन लिखते हैं कि प्रबंधक सदैव अनुकूलतम समाधानों ऑप्टिमम सॉल्यूशन की खोज कर सकते हैं, किंतु पर्याप्त रूप से ठीक गुड इनफ समाधानों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की सीमाओं के कारण प्रबंधकों को व्यवहार उच्चतम न होकर केवल संतोषप्रद ही हो जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हर्बर्ट साइमन कह रहे हैं कि उनकी ये मान्यता है कि क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर मतलब कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि कुछ लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन योग्यता की है कि व्यक्ति को जो आने वाली जो घटनाएं हैं, व्यक्ति उसका मतलब पूरी सही जानकारी व्यक्ति के पास नहीं होती। व्यक्ति के पास ये सही डिसीजन, व्यक्ति देखो दोस्तों कभी भी कोई डिसीजन लेता है तो वो एक अंदाज़ा लगा पाता है, ये वो 100% नहीं कह सकता कि यही होगा। आपने कोई डिसीजन लिया तो आप कहते हैं ना कि हाँ, मोस्ट प्रोबेबली या ज़्यादातर चांस है कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ 1 साल बाद इसका यही रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि आज मान लो मैं आईएएस बनने का डिसीजन ले रहा हूँ, तो 1 साल बाद पक्का अगर मैं लगातार पढ़ाई करता हूँ तो मैं बन जाऊँगा, ठीक है। तो ये मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने माइंड में सोचे चल रहा हूँ कि ये मेरा एक भावी क्या है, एक भावी घटना हो सकती है, बट कंफर्म नहीं है ना, लिख कर तो नहीं दिया जा सकता कि यही होगा। तो व्यक्ति के अंदर कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो जो आने वाली जो घटनाएं हैं उसका पूरी तरह उसके पास जानकारी नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा मतलब ना तो पूरी तरह सही ना ही पूरी तरह गलत, जो बीच का हिस्सा होता है वैसा निर्णय लेता है, जिसे हर्बर्ट साइमन ने संतोषजनक निर्णय कहा है, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हाँ बहुत ज़्यादा बेकार। और हर्बर्ट साइमन ने कहा है इसी के चलते जो जो प्रबंधक वगैरह होते हैं, जो मैनेजर वगैरह होते हैं, वो अगर चाहें तो वो बहुत अच्छे सॉल्यूशन की खोज कर सकते हैं, बट लेकिन वो हमेशा क्या सोचते हैं कि जो ठीक ठाक जो मतलब निर्णय है वो वही लेकर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये गुड इनफ है, ठीक है, बहुत अच्छा हमारे लिए इतना ये ठीक है, तो वहीं तक खुश हो जाते हैं। तो कई सारी लिमिटेशन होती है व्यक्तियों की, प्रबंधकों की, जिस कारण से वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार ना करके संतोषप्रद कि सेटिस्फाई, इतने में हम सेटिस्फाई हैं, इतने में जो हमारी कंपनी होगी वो सेटिस्फाई होगी, इतना ही काम कर पाते हैं या ऐसे डिसीजन ले पाते हैं जिससे कि सेटिस्फेक्शन मिल सके। साइमन का कहना है कि निर्णय निर्माण के तथ्यात्मक पक्ष में प्रबंधक, देखो दोस्तों कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं, तथ्यात्मक, अब क्या है ये, आप क्यों अब इस ऐसे शब्दों को के पीछे आप मत पड़ो, ठीक है।
थोड़ा बहुत जिस व्यक्ति को समझ में आ रहा है बच्चे को बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है हार्ड वर्ड को देखकर तो वो बस मेरे समझाने पर फोकस करे, ठीक है। इन नोट्स को भी एक बार आपको पढ़ना है, माइंड में जब देखो पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही माइंड में, ठीक है। और डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं भाई, अब इतने बड़े कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, ये सब तो आना तय है। ये कीवर्ड्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। बट कोई नहीं, मैं यही कहूँगा जो हार्ड वर्ड ज़्यादा लग रहे हैं उसको आप स्किप कर सकते हो। जितना आपको समझ में आ रहा है, जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उनको ऑब्जर्व करते रहो। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार करते रहो ताकि वो अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए। तो साइमन का यही कहना था कि निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें तथ्यात्मक पक्ष में प्रबंधक का निर्देशन कार्यक्षमता की कसौटी द्वारा होना चाहिए। इस कसौटी का आधार है सीमित साधनों में उच्चतम परिणाम प्राप्त करना। 2 समान लागत विकल्पों में इसके अंतर्गत उसे चुना जाए जो संगठन लक्ष्यों की अधिकतम पूर्ति करने में सहायक हो, तथा ऐसे 2 विकल्पों जिनका उपलब्धि स्तर समान हो में से वह विकल्प चुना जाए जिसकी लागत अपेक्षाकृत कम हो। अब यहाँ पर कुछ सलाह सी दे रहा है साइमन। क्या दे रहा है यहाँ पर साइमन सलाह? वो ये दे रहा है कि जो प्रबंधक वगैरह होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो डिसीजन लेता है उसको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि उसको हमेशा एक चीज़ माइंड में रखना चाहिए कि कम से कम संसाधनों से अच्छे परिणाम निकल कर आ सकें, ठीक है। हम कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। मान लो 2 विकल्प हैं, दोनों विकल्प एक जैसे हैं, एक समान हैं, लेकिन दोनों में से एक विकल्प, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारी लागत कम लग रही है लेकिन लाभ अधिक होगा। दोनों विकल्प हैं एक जैसे, तो हमें वो वाला विकल्प चुनना चाहिए जिसमें लाभ अधिक होगा, ठीक है। इसी तरह 2 ऑप्शन ऐसे हैं हमारे पास जिसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल समान हैं, ठीक है। दोनों से ही एक जैसे ही लक्ष्य प्राप्त होंगे। फिर हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? हमें वो ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जिसमें लागत कम लगे, क्योंकि दोनों में ही लक्ष्य तो दोनों में ही उतना ही प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। फ़ायदा दोनों में ही उतना होगा, बट हमें वो चूज़ करना चाहिए जिसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा हो। हमें नहीं, जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, उन्हें। साइमन संयोजित यानी कि प्रोग्राम तथा असंयोजित निर्णयों में स्पष्ट अंतर करते हैं। देखो, संयोजित लिख दिया, असंयोजित लिख दिया, ये वही निर्णय हैं, कार्यात्मक और अकार्यात्मक, जिससे आपने पहले की जो वीडियोस हैं उसमें पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। कार्यात्मक निर्णय और अकार्यात्मक निर्णय, तो कंफ्यूज मत हो। जो संयोजित निर्णय होते हैं वो कार्यात्मक होते हैं, मतलब डेली बेसिस पर लिए जा सकते हैं, नॉर्मल डिसीजन होते हैं। जैसे कि एक बैंक में काम करने वाला मैनेजर नॉर्मली वो अपना डिसीजन लेता रहता है, ठीक है। कोई ऑफिसर है जो डेली बेसिस पर अपना डिसीजन ले रहा है, ठीक है। बट कभी नई परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि मान लो किसी के साथ वॉर हो जाए देश की, तब देश को कोई निर्णय लेना पड़े अचानक से, तो वो अलग तरीके का निर्णय होगा, अलग तरीके की मीटिंग बैठेंगी। वहाँ पे कोई नियोजन नहीं होगा, वहाँ पर कोई कि पहले से ही हमें पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो हम ऐसे ऐसे मीटिंग करेंगे, नहीं। वहाँ से कुछ भी, वहाँ पे अलग तरीके से सारी मीटिंग होगी, अलग तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, तो उसे असंयोजित कहते हैं। यहाँ पर हर्बर्ट साइमन ने निर्णय के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक संयोजित और एक असंयोजित, कार्यात्मक और अकार्यात्मक, ठीक है। यहाँ पे ये 2 प्रकारों में उन्होंने अंतर किया है। किसी परिणाम के सही अनुमान के लिए भविष्य में दृष्टिपात करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब भविष्य को देखने की थोड़ी क्षमता होनी चाहिए। सापेक्ष दृष्टि से उचित निर्णय एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ विकल्प और उनके कुछ परिणाम ज्ञात होते हैं और उनमें से चयन किया जाता है। साइमन के अनुसार निर्णय लेने के संबंध में मनुष्य के वास्तविक आचरण का अध्ययन किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सही डिसीजन वही होता है जब व्यक्ति कोई डिसीजन ले रहा है तो व्यक्ति थोड़ा सा जो भविष्य है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। मतलब यहाँ पे कह रहा है साइमन कि एक सही डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो यही है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप थोड़ा सा उस डिसीजन के आगे पीछे देख लो कि इस डिसीजन को लागू करने से, ये डिसीजन लेने से, निर्णय लेने से क्या रिजल्ट सामने आ सकता है। आपको पूरा तो नहीं पता 100%, साइमन ने ये कह दिया आपको 100% नहीं पता, बट फिर भी आपका फ़र्ज है कि आप ट्राई करो, आप कोशिश करो पता लगाने की, समझने की इस बात को, और तभी निर्णय लो और एक अच्छा विकल्प चूज करो। ये एक अच्छी क्षमता है निर्णय लेने की। साइमन के अनुसार निर्णय 3 तरीकों से स्वीकृत कराए जा सकते हैं। एक तरीका शक्ति के प्रयोग का है, दूसरा मार्ग भावात्मक सहानुभूति और सम्मोहन का है, तीसरा तरीका सहयोगियों में निर्णय के प्रति समान आदर और औचित्य का भाव जागृत करना है। देखो दोस्तों,
अब आपने डिसीजन तो ले लिया, उसे लागू करने के लिए भी तो आपके पास कुछ तरीके होने चाहिए, वो आपको साइमन ने बताया है। ठीक है, प्रबंधकों को बताया है। क्या बताया है साइमन ने? क्या, देखो 3 तरीके हैं नॉर्मली। पहला ये है कि शक्ति का प्रयोग किया जाए, यानी कि पावर, जैसे कि सरकार के पास पावर है, सरकार धारा 144 लागू कर सकती है। भाई उसके पास पावर है, जो जिला प्रशासन है उसके पास पावर है, वो धारा 144 लागू करके एक तरह से लोगों को मना कर सकता है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। ठीक है, उसके पास पावर है। पावर कैसी? पुलिस है, उसके पास शक्ति है। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है अपने निर्णय को लागू कराने का, वो क्या है? भावनात्मक सहानुभूति और सम्मोहन। सम्मोहन मतलब होता है आकर्षण करना। ठीक है, वो वाला सम्मोहन नहीं कि फिल्मों वाला कि अपने अंदर मतलब किसी व्यक्ति को पूरा मोहित कर लो, वैसा नहीं। मतलब अपने प्रति लोगों का आदर बढ़ाना, कुछ ऐसा। भावनात्मक सहानुभूति, लोगों को मतलब भावनात्मक रूप से, जैसे कि हिटलर वगैरह क्या करते थे, क्या कहा था हिटलर ने कि हमारी बेइज्जती हुई है जर्मनी वासियों से, हमारी बेइज्जती हुई है, हम अपना बदला लेंगे या जर्मनी को मतलब ऊंचा स्थान दिलाएंगे यूरोप में, ऐसी बातें कहकर भावनात्मक रूप से हिटलर ने पूरी जर्मनी के लोगों का दिल जीता, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो कि एक बेकार परिणाम था। तो यहाँ पर भावनात्मक चीजें होती हैं। भावनात्मक मतलब कि लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, और भावना भावना के लोगों की जो मनोवेग वगैरह होता है, मन वगैरह होता है, उसके तहत लोगों को राजी करना कि आप हमारे निर्णयों को स्वीकार करें। तो दूसरा तरीका हो गया ये। तीसरा तरीका हो गया कि आप अपने जो आपके जो सहयोगी वगैरह हैं, जो भी लोग हैं जिनके ऊपर आप डिसीजन लागू कर रहे हो, उनको आप मनाओ, उनको आप बताओ, जागरूक करो कि देखो ये डिसीजन लागू करेंगे तो ये चीज़ें सामने आएंगी जो कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए काफ़ी अच्छी हैं। यह तभी संभव है जब उन्हें परिस्थिति और तथ्यों से अवगत कराया जाए। साइमन के अनुसार उच्च अधिकारियों को निर्णय लेते समय अधीनस्थ अधिकारियों से परामर्श करना चाहिए, भले ही वह उनके परामर्श को ना माने। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ बातें कही हैं कि देखो जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो ये नहीं कि आप अकेले अकेले, कोई प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई बड़ा मतलब व्यक्ति है, तो अगर वो डिसीजन ले लेता है चुपचाप तो इससे दिक्कत हो सकती है। अगर डिसीजन लिया गया है तो उससे बाद में परामर्श वगैरह किया जाए। ये नहीं कि अचानक से डिसीजन ले लो और लागू कर दो। जैसे कि मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कोई डिसीजन ले लें और अचानक से लागू करा दें तो क्या होगा? उनकी पॉलिटिकल पार्टी में उनके खिलाफ फिर विरोधी भी पैदा हो सकते हैं कि भाई आपने हमें नहीं बताया डिसीजन लेने से पहले, है ना? तो ऐसा क्या होता है कि जब डिसीजन लिया जा रहा है तो जो छोटे अधिकारी हैं उनको भी बताया जाए, या दूसरे जो अधिकारी हैं आपके सहयोगी हैं आप उनको भी बताओ कि देखो ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ, इससे ये फ़ायदा होगा। कम से कम आपने बताया तो सही उन लोगों को। ये है मेन बात कि साइमन ने मानव की जो सीमाएं हैं उसको समझा है। साइमन ने कहा है कि मानव की कुछ सीमाएं हैं, विवेकशीलता, मानव की बुद्धि की भी कुछ सीमाएं हैं, और मानव को एक जो चयन प्रक्रिया होती है उसके तहत ही सूझबूझ से अच्छे विकल्प का चुनाव करना चाहिए। जो लक्ष्य हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी बातें कही हैं साइमन ने। ठीक है, ईजी है, ईजी वे में मैंने आपको समझाया, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा वर्ड काफ़ी हार्ड है, बट वर्ड पर आप इतना ध्यान मत दो, मेनली समझने पर ध्यान दो। एक दो बार रीडिंग करो, जो नोट्स हैं समझ आ रहे हैं तो ठीक, नहीं तो जो मैंने समझाया है उसी को दोहराओ माइंड में, उसी को एक दो बार, और आप अगर चाहो तो वीडियो को देख सकते हो। तो ऐसा करके आप अच्छे से समझ लीजिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी कुछ है ये सब हर्बर्ट का तार्किक निर्णय निर्माण का सिद्धांत ही है। जितना भी कुछ इस वीडियो में मैंने पढ़ाया वो सबका सब हर्बर्ट के बारे में ही है। इसके अलावा जो एक फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, जिसमें मैंने सिर्फ निर्णय निर्माण को काफ़ी डिटेल में आपको समझाया, आप उसका भी यूज़ करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हर्बर्ट से आएगा तो आप निर्णय निर्माण को भी पहले समझाएंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, क्या महत्व वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको पढ़ाया है पहली वीडियो में, वो भी और ये भी सब कुछ मिक्सअप करके अच्छे से अपना आंसर लिखेंगे। हर्बर्ट साइमन के बारे में अगर आता है तो ये वाला इस वीडियो में जितना भी कुछ बताया वो सब तो आपको लिखना ही है। जितना आप लिख पाओगे आप उतना लिखने की कोशिश करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।